डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर दया श्रीवास्तव जी हैं, जो कि हमारे बड़े ही प्रबल व्यूअर हैं और प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, और वो भी ऑन बिहाफ ऑफ मेनी फार्मर्स, कई कई किसानों, अन्नदाता भाइयों के मतलब प्रत्यक्ष वो अपना सवाल करते हैं। इनके सवाल के साथ साथ ही हमारा अगला सेगमेंट भी आप शायद उसको कवर कर लेंगे। वो ये कहना चाहते हैं कि खेत में जो जैविक कार्बन का घटता प्रतिशत है, वो जैविक कीटनाशकों के प्रोत्साहन के लिए बहुत बड़ी बाधा है। बिल्कुल सही बात है। तो भूमि में जो मित्र शत्रु संतुलन बनाने के लिए किसान भाई क्या करें, इस सवाल के जवाब देने के साथ साथ ही आप जैविक कीटनाशी तथा मित्र कीटों के संरक्षण के ऊपर प्रकाश डालें। जी डॉक्टर साहब। जैसा कि हम खेत की तैयारी के बारे में बात कर चुके थे कि हमारा जो जीवांश खत्म होता चला जा रहा है, हमने गोबर की खादों को डालना बंद कर दिया है, हमने अपने जो परंपरागत खेती को बंद कर दिया है। इस वजह से खेतों में जीवांश की मात्रा कम होती गई है। तो इसके लिए मैं खेत की तैयारी करते समय मैंने बताया है कि हम चूंकि गोबर की खाद जितनी ज्यादा उपलब्ध हो हमारे पास, हम उसका उपयोग करें। तो इस प्रकार से मेरा उस पर फोकस भी यही था कि हम जैविक खादों का उपयोग करें। जितनी भी हरी खादों को हम लगाने के बाद उनकी जुताई कर दें, जिससे खेतों में हमारी मिश्रित हो जाएं और हमारा जीवांश, जो खेतों का संरचना है, मृदा संरचना है, वो हमारी बरकरार बनी रहे। इसी क्रम में मैं आगे अब चर्चा करता हूं जैविक कीटनाशियों की। जैविक कीटनाशियों में मित्रों, किसान भाइयों, जो बात है हमारी, सबसे पहले जो उपलब्ध हमारे पास जैविक कीटनाशक है, वो हमारे पास बहुतायत से उपलब्ध है। बरसों से हम उसको उपयोग करते भी रहे हैं जैविक कीटनाशी के रूप में। नीम की निबोली को एकत्रित करके, इस समय नीम की निबोली काफी अधिक मात्रा में हमारे पास पेड़ों से गिरती है। नीम की पत्ती तो साल भर उपलब्ध रहती है। यदि जो लोग इस प्रकार नहीं करना चाहते हैं, तो बाजार में भी नीम कीटनाशी के बहुत सारे उत्पाद आ चुके हैं। उनको हम रेडीमेड लाकर अपने खेतों में लगी फसल पर उपयोग कर सकते हैं। इन जैविक कीटनाशियों से फायदा ये है कि हमारे मानव जीवन पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं डालते। इन जैविक कीटनाशियों के छिड़काव के उपरांत यदि हम अपने फसलों को चारे के रूप में भी उपयोग करना चाहते हैं, तो अपने जानवरों को भी खिला सकते हैं, जिससे जानवर भी विषाक्त भोजन को नहीं ग्रहण करेंगे और भविष्य में जो हमें दूध, दही, मक्खन जो भी मिलना है, वो हमें विष रहित मिलेगा। विष रहित मिलने से हमारा जो जीवन में इन कीटनाशकों से जहर घुल चुका है, उससे हम काफी हद तक निजात पा सकेंगे। तो जैविक कीटनाशकों में ये नीम का जो मैंने किया, नीम यह हमारा मौलिक अधिकार है। नीम का नाम हम सभी जानते हैं, एजा डायरेक्टा इंडिका। इसमें नाम में ही इंडिका जुड़ा हुआ है। ये भारत की मूल संपत्ति है। दूसरे लोगों ने इस पर अधिकार करने की कोशिश की, काफी विवाद भी चला इस पर, लेकिन हम इतने वर्षों बाद भी नीम को उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं कर पाए हैं। हम आज भी कीटनाशकों पर निर्भर हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हमको ये समझ में आता जा रहा है कि ये कीटनाशक कहीं ना कहीं हानिकारक हैं, हमारे जीवन को दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, तब हमें वापस इसी कीटनाशी की ओर लौटना पड़ा। हमें याद है कि हमारे बुजुर्ग लोग अपने भंडारण के दौरान इन नीम के पत्तों को गेहूं में, चने में या दूसरे भी जो भी अनाज भंडारण करते थे, उसमें इन नीम की डालियों को तोड़कर डालते थे। हमें लौटकर पुनः उसी दिशा में आना पड़ रहा है कि हम इन नीम कीटनाशियों का उपयोग करें। नीम के अगर निबोली को हम एकत्रित करके उसको दर के पीस लें और पानी में उबाल कर, जब वो आधा एक चौथाई रह जाए, उसके बाद हम उसको, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उसका, उतना ज्यादा प्रभावी होगा, उसके बाद हम उसको खेतों में छिड़काव कर दें, तो ये कीटनाशी जैविक हमारे पौधों की सतह पर जाके चिपक जाएगा। जब कीट उस पर आक्रमण करेगा, चूंकि इसका स्वाद कड़वा होता है, इसमें एजा डायरेक्टिन नाम का एक तत्व है जो कीटों के लिए अप्रिय होता है। कीट उसको खाना पसंद नहीं करते, इसलिए इससे हमारे कीटों से हमारी फसलों का प्रारंभिक अवस्था में और मध्य अवस्था तक काफी हद तक बचाव हो जाता है। कुछ के लिए ये अंडानाशी के रूप में भी कार्य करता है। कुछ जब इल्ली हमारी प्रारंभिक अवस्था में, इल्ली 4 अवस्था 5 अवस्था से निकल के वयस्क प्यूपा में जाती है और वयस्क बनती है, तब इल्ली को जब ये अप्रिय लगेगा, तो इल्ली की खाने की क्षमता भी कम हो जाएगी और हमारी फसलों को इस प्रकोप से बचा सकते हैं।
तो चाहे तो मैंने आपके सामने दोनों विकल्प रखे, या तो आप मार्केट में उपलब्ध, बाजार में उपलब्ध जो भी जैविक कीटनाशी के तौर पे उपलब्ध है नीम, या फिर हम बाजार में, या नीम के पत्तों को उबालकर उनको भगोने में चढ़ाकर गर्म पानी करके उसको उबालकर उसके सत को भी हम अपने पौधों में, फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। तो ये तो ही नीम कीटनाशी की बात। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं एक वायरस की। वायरस की बात हम पहले भी कर चुके हैं बीजोपचार के समय में। इसमें हम एनपीवी की जो बात कर रहे हैं, एनपीवी एक ऐसा वायरस है जो 2 कीटों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। चना इल्ली से हम लोग ज्यादा अनजान नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि चना इल्ली पूरी दुनिया में 183 पौधों को प्रभावित करती है। उसके अल्टरनेट होस्ट इतने ज्यादा हैं कि पूरे वर्ष भर कहीं ना कहीं चना इल्ली सक्रिय रहती है। ये एनपीवी अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। पॉलीहेड्रोसिस वायरस से कैसा है कि ये वायरस जब इल्ली के शरीर पर पड़ता है या इल्ली के जब इसको खाती है तो इसके अंदर जाकर इल्ली को फ्रेजाइल बना देता है, भंगुर हो जाती है इल्ली। जैसे हमने जलेबी देखी, जलेबी जब चिपचिपी हो जाती है उस तरह के इस इल्ली का शरीर हो जाता है इस वायरस की वजह से। इसकी इन्फ्लूजन बॉडीज इल्ली के शरीर में जाती हैं और इल्ली की आंत में से उसका खाना पीना उसका बंद हो जाता है और इल्ली की दम घुटने लगती है। तो उसके बाद इल्ली पौधे में ऊपर की ओर भागती है और वहां पर जाकर आधी पेड़ से लटक जाती है और आधी नीचे की ओर लटकी रहती है। वो इल्ली वायरस से संक्रमित रहती है और वायरस से संक्रमित होने की वजह से वो इल्ली मर जाती है। इस प्रकार की हमें कई सारी इल्लियां इस वायरस के संक्रमण से ग्रस्त मिलेंगी। तो ये इसकी पहचान है कि ये एनपीवी वायरस से ग्रसित इल्ली है। इनका रेडीमेड तैयार किया हुआ कीटनाशक बाजार में एनपीवी वायरस के नाम से मिलता है। जो इसकी जो मात्रा है, अब आप पूछेंगे कि इसकी मात्रा क्या है। कीटनाशकों की मात्रा तो हम 1 ml, 2 ml, 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव की बात करते हैं। इसकी मात्रा लार्वल इक्विवेलेंट्स आती है इल्ली समतुल्य पे। इसका मतलब यह है कि 250 मरी हुई इल्लियों का जो सत निकलेगा वो 1 हेक्टेयर के लिए, उसमें जो वायरस रहेगा वो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पर्याप्त होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कीटनाशक के छिड़काव के उपरांत फिर हमें किसी कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होगी। उसका कारण ये है, जब ये वायरस उन इल्लियों को संक्रमित करेगा और जब इल्लियां हमारे खेतों में मरेंगी और मरने के बाद जब उनके द्वारा दोबारा से वायरस, इल्ली मरने के बाद सूख जाएगी। सूखने के बाद जब वायरस उड़ के दूसरे पौधों पर गिरेगा और फिर जब दूसरी इल्ली उससे फीडिंग करेगी तो फिर दोबारा पुनः संक्रमित होगी। इस प्रकार से ये चक्र तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि हमारी फसल वहां पर रहेगी, क्योंकि इल्ली मरती रहेगी, वायरस खेतों में फैलता रहेगा। खास बात यह है कि ये इस प्रकार के स्पेसिफाइड विशेष वायरस हैं जो इल्ली, उस चना इल्ली के लिए HANPV के नाम से वायरस आता है। तंबाकू इल्ली के लिए स्पोडोप्टेरा वायरस आता है जिसको SPNPV वायरस कहते हैं। तंबाकू इल्ली में भी इस प्रकार से काम करेगा पर उसका वायरस का नाम SPNPV वायरस होगा, स्पोडोप्टेरा NPV। तो इस प्रकार से अब आप पूछेंगे कि ये हमारे जीवन पर, पशुओं के लिए हानिकारक तो नहीं है? कतई हानिकारक नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफाइड है। जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में भी बोला, ये चूंकि चना इल्ली वाला वायरस चना इल्ली पे ही काम करेगा, वो पड़ा रहेगा। दूसरी इल्ली आएगी उस पर अटैक नहीं करेगा जब तक कि चना इल्ली नहीं आएगी, क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी उस कीट की इस तरह की है कि वायरस उसके संपर्क में आएगा तब तक क्रियाशील नहीं होगा, जब उस इल्ली के संपर्क में आएगा तभी क्रियाशील होगा। तंबाकू इल्ली वाला आएगा, तंबाकू इल्ली जब तक उसको नहीं भक्षण करेगी तब तक क्रियाशील नहीं होगा। बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करता है। ये हुई वायरस की बात। मित्रों, इसी क्रम में हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया में हमने कुछ समय पूर्व, जब हमारे देश में कांग्रेस का शासन था, उस समय बीटी बैंगन का काफी हंगामा हुआ था। बीटी बैंगन को देश में लाने की तैयारी की जा रही थी कि देश में बीटी बैंगन, सादा बैंगन को रिप्लेस करने के बाद बीटी बैंगन को लाया जाए। बीटी का पेटेंट अमेरिकन कंपनी मोनसेंटो के पास है। मोनसेंटो हमारे देश में इस बीटी को लाना चाह रही थी। उससे होता क्या कि बीटी लाने के पश्चात, जैसे बीटी कॉटन हमारे देश में आ गया कई साल पहले बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स को कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह से बैंगन के तना और फल छेदक को कंट्रोल करने के लिए बीटी बैंगन को लाने की तैयारी की जा रही थी। उसमें बताया जा रहा था कि इस तना और फल छेदक से बैंगन को काफी नुकसान होता है, भारत को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि ऐसा नहीं था, उसके पीछे कारण कुछ और भी रहे होंगे। बात अब यहाँ पर बैक्टीरिया की जो हम करने जा रहे हैं, इसमें एक बैक्टीरिया समाहित रहता है
जो अलग से कीटनाशक के रूप में मिलता है। इसका नाम है बैसिलस thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारे पतंगे और तितली, अब इसको मोटे तौर पर हम ये समझ लें, हमारे खेतों में या कहीं पर भी हमें कोई इल्ली मिलती है, या तो वो पतंगा बनेगी, पतंगे को हम मोथ बोलेंगे, और या तितली बनेगी, तितली को हम बटरफ्लाई बोलेंगे। इल्ली से या तो तितली बनेगी या बटरफ्लाई बनेगी। दोनों में अंतर ये है, तितली के हमारे पंख सीधे होंगे और उसके रंग चटक होंगे, मोथ के रंग हमारे भद्दे होंगे, पंख उसके नीचे की ओर होंगे। दोनों के अंडे देने के पश्चात निकलेगी इल्ली ही, जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाएगी। अब ये इस तरह की जो मोथ और तितली दोनों से निकलने वाली इल्ली, ये हमारा एक ऑर्डर है कीट शास्त्र की भाषा में, जिसको ऑर्डर बोलते हैं, लेपिडोप्टेरस कीट बोलते हैं। लेपिडोप्टेरस इसलिए बोलते हैं, लेपिड का मतलब होता है स्केल्स। अगर हम किसी तितली को पकड़ेंगे तो हमारी उंगली पर कुछ स्केल्स लग जाएंगे, थोड़े कुछ मखमल जैसे, कुछ रेशे टाइप के, उसकी वजह से इनको लेपिडोप्टेरस बोलते हैं। ये जो बीटी है, हमारा बैक्टीरिया का कीटनाशक है, ये इन्हीं कीटों पर प्रभावी है और कीटों पर ये प्रभावी नहीं है। इस प्रकार के कीटों के लिए, लेपिडोप्टेरस कीटों के लिए, चाहे वो सेमील्यूपर हो, चाहे चना इल्ली हो, तंबाकू इल्ली हो, सभी प्रकार के कीटनाशक के लिए आप इनकी प्रभाविता देखें किस किस कीट पर है। लेपिडोप्टेरस कीट पर जब इनको छिड़का जाता है पौधों पर, तो पौधों पर जब जाके ये बीटी गिरेगा, बैंगन वहां रहेगा पौधों के ऊपर। जब या तो सेमील्यूपर इल्ली, चना इल्ली, तंबाकू इल्ली, कोई भी इल्ली होगी, जब इसको जाके भक्षण करेगी, ये उस इल्ली की, लेपिडोप्टेरस लार्वी की आंत में जाएगा। वहां जाके एक रसायन तैयार होता है, डेल्टा एन टॉक्सिन्स, वो जाके उस इल्ली की आंत को पंचर कर देगा। उसके खाने के पश्चात जैसे इल्ली उसको खाएगी, पर उस इल्ली की खाने की क्षमता खत्म हो जाती है। जब उसकी आंत बस्ट हो जाती है, तो उसके बाद इल्ली की मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं, इसमें भी वही प्रक्रिया रहेगी। जब वो इल्ली मरेगी तो उसके शरीर से फिर बीटी जाके बाहर गिरेगा, तो दूसरी इल्लियां आएंगी, वहां जाके फिर वो संक्रमित होंगी। इस प्रकार से ये भी इसी क्रम में हमारा प्रभावी होगा। कीटनाशकों की तरह इनका प्रभाव एक लिमिटेड समय के लिए, सीमित समय के लिए नहीं रहता, ये एक चक्र बन जाता है जिस खेतों में निरंतर बना रहता है। तो वायरस की बात हुई, बैक्टीरिया की बात हुई, इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं फफूंद की। ब्यूवेरिया वैसियाना, जो हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, जिन्होंने स्नातक एग्रीकल्चर से, वो जानती होंगे ब्यूवेरिया जो एंटमो पैथोजेनिक फंगस कहलाती है। ये फफूंद एक ऐसी है, फफूंद कई प्रकार की होती है, हमने कई जगह देखी होगी फफूंद, लेकिन फफूंदों के भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे हमारी रोगजनक फफूंद, जैसे हमने शुरू में जुताई की बात की, गहरी जुताई की, रोगजनक फफूंद। गहरी जुताई इसलिए आवश्यक है कि वो रोग फैलाती है। इस फफूंद की जो हम बात कर रहे हैं, ये एंटमोपैथोजेनिक फंगस है। इस एंटमोपैथोजेनिक फंगस का तात्पर्य यह है कि ये फंगस केवल और केवल कीटों के शरीर पर ही सरवाइव करेगी। मतलब इसका ये हुआ कि जब इस कीट का छिड़काव किया जाएगा, या कीट ये पौधों पर छिड़काव किया जाएगा, और जब इल्ली इसके संपर्क में आएगी, तो वो फफूंद इन कीटों के शरीर पर विकसित होने लगेगी। पौधों पर विकसित नहीं होगी वो, क्योंकि एंटोपैथोजेनिक फंगस है। उसको भी जब उपयुक्त माध्यम मिलेगा, उपयुक्त मीडिया मिलेगा, वो तभी विकसित होगी। और इल्ली के शरीर पर वो फफूंद विकसित होने लगेगी, और इल्ली उस फफूंद से मर जाएगी। वो फफूंद इल्ली को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। इसमें भी वही होगा, जब ये फफूंद उस इल्ली के शरीर पर, उसको मीडियम मिलेगा, विकसित हो जाएगी, फफूंद के स्पोर्स पुनः दोबारा से उन्हीं पेड़ों पे गिरेंगे, फिर दोबारा से दूसरी इल्ली उसके संपर्क में आएंगी, और वो भी हमारी मर जाएंगी। इसी प्रकार से दूसरी फफूंद न्यूमोनिया रिली, और भी कई सारी जो एंटोपैथोजेनिक फंगस हैं, वो भी इसी क्रम में हमारी कीटों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ये मैंने कुछ आपको जैविक कीटनाशी बताए। अब एक जो प्रमुख बात मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, उसको आप जरा विशेष तौर से ध्यान दें। हम कीटों को केवल इस तौर पर जानते हैं कि कीट हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जरा ध्यान दें कि हमारे इस पृथ्वी पर जितने कीट हैं, उनकी संख्या 75% है। मतलब जितने भी जीवित जीव हैं इस धरती पर, उसमें से 75% जनसंख्या कीटों की है। उसमें से सारे नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है, उसमें से नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उससे कई गुना ज्यादा हमको फायदा पहुंचाने वाले कीट हैं, जिनको हम शिकारी या परजीवी कीट भी बोलते हैं। जब हम रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, हमारे
मित्र किसान भाई हमारे शिकारी कीटों से और परजीवी कीटों से परिचित नहीं है, क्योंकि उन्हें बताया नहीं जाता है कि शिकारी कीट हमारी फसलों को और परजीवी कीट हमारी फसलों को किस प्रकार से फायदा पहुंचा सकते हैं। उनको, चूंकि अगर इनकी जानकारी अगर हमारे किसानों को हो जाएगी तो कीटनाशकों का उपयोग कम मात्रा में करने लगेंगे, तो फिर बहुत सारी चीजें उससे प्रभावित होंगी। तो इसी में क्रम में जो रासायनिक कीटनाशकों से जिन हमारे मित्र कीटों को नुकसान पहुंचता है, उनमें कॉक्सिनलेट बीटल, जिसको हम जानते हैं लाल कीट होता है, जो माहू का भक्षण करता है, माहू को खाता है, अपने पूरे जीवन भर वो माहू को खाएगा। इस प्रकार से हमारी माहू की संख्या को नियंत्रित करता है। लेकिन उसका लार्वा, उस कॉक्सिनलेट बीटल का, हॉवर फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई, डेमसेल फ्लाई, एंथोकोरेड बग, बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो हमारे मित्र कीट हैं, जो इल्लियों को, हमारे रस चूसने वाले कीटों को पकड़कर खाते हैं, जिससे हमारे कीटों में संतुलन बना रहता है। हमारी प्रकृति एक ऐसी है जो अपना संतुलन बनाना स्वयं जानती है। उसको भंग हमने किया है, उसका खामियाजा हम सभी भुगत रहे हैं, हम सभी जानते हैं। हमने अपने वातावरण को प्रदूषित किया है, हमने अपने इकोसिस्टम को प्रभावित किया है, तो हमारे मित्र कीटों की संख्या हमारी प्रभावित होती है। और मित्र कीटों में हम सब जानते हैं जो 3 हमारे प्रमुख मित्र कीट हैं, मधुमक्खी, लाख कीट और रेशम कीट। ये हमारे मित्र कीट हैं, सब जानते हैं। ये हमें उत्पादन देते हैं, मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है, ये भी कीट है, ये भी नुकसान पहुंचाने वाले कीट नहीं है। पर अगर हमने कीटनाशकों का उपयोग किया तो मधुमक्खी जिन खेतों से शहद लेके आती है, वो भी विषाक्त शहद लेके आएगी और वो शहद को हम सभी उपयोग करेंगे। तो इस तरह से अगर हम इन जैविक कीटनाशियों का उपयोग करेंगे तो हम अपने मित्र कीटों का संरक्षण बहुत ही आराम से कर सकते हैं और हम अपने पर्यावरण को नुकसान होने से बचा सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही ये डिस्क्रिप्टिव वे में जो हमारे जितने भी जैविक कीटनाशी हैं, जैविक फफूंदनाशी, कीटनाशी, उनके बारे में आपने जो है डिस्क्रिप्शन दिया है, और तथा जो मित्र कीटों के बारे में कहा है। मित्र कीट के बारे में जो भी आपने बातचीत की है, खास करके जो लाल रंग का जो चटका, जिसको ये कॉक्सिनेट बीटल हुआ, चाहे तो ड्रैगन फ्लाई, जिसे हेलीकॉप्टर के नाम से भी गाँव में किसान भाई एवं बच्चे जो है काफी इससे खेलते हैं, उसके आगे पीछे दौड़ते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे जो है घरेलू पहचान है जो किसान भाई इनको पहचान के सरल भाषा में इनको संरक्षित कर सकते हैं, खेतों में इनको रख सकते हैं ताकि वो शत्रु कीटों को खा सके। क्योंकि मित्र और शत्रु, इनका जो एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यदि खेत में शत्रु हैं तो मित्र भी होने चाहिए ताकि किसान भाई की फसलों में उपज मिल सके।